हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लिख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, स्टेट पीआरटी, पीजीटी, ईजीटी, सीटेट, यूजी, सीनेट इत्यादि के लिए। वीडियो को अंत तक देखिए। आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। वहां पर आपको 200 प्लस वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, या बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो सही आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक के शारीरिक विकास में करती है। आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है जो बालक के शारीरिक विकास में है। और आनुवंशिकता जो है ये हमारे माता पिता के डीएनए से प्राप्त होता है, इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। यह उदाहरण है अंतर्वैयक्तिक अंतर का, अंतरावैयक्तिक अंतर, वैयक्तिक अंतर, मापन योग्य वैयक्तिक अंतर। तो सही आंसर हमारा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरावैयक्तिक अंतर का है ये कि एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। तो यह उदाहरण हमारा अंतर वैयक्तिक अंतर का है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का, या चलचित्रों का। तो सही आंसर हमारा किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है जो हमारा ये संगी साथियों का पड़ता है। किशोरावस्था हमारी जो 12 से लेकर 18 वर्ष के मध्य होती है, इसे किशोरावस्था कहा जाते हैं। और ठीक है, तो इसमें संगी साथियों का यानी कि ग्रुप बनाकर बच्चा रहने लग जाता है, तो जिसके साथ संगी साथियों का ही उस पर प्रभाव अधिक पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अधिगमकर्ता केंद्रित उपगम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। यह अनुभवजन्य अधिगम समस्या समाधान, समय प्रतीत तथा संप्रत्यय मानचित्र तथा सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। देखिए इसमें हमारा गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि यह अनुभवजन्य है, अधिगम समस्या समाधान, संप्रत्यय मानचित्र तथा सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कथन गलत है। जबकि देखिए यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही है हमारा। यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज की महत्व पर बल देता है, बिल्कुल सही है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो जाएगा। ए बी सी हमारा राइट होगा, जबकि डी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रामकता, सुरक्षात्मकता, अस्वीकरण, या पश्चगमन। इसमें राइट आंसर हमारा ठीक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्वीकरण है। ठीक, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निर्मितिवादी कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए मैं
निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? हमें विशेषताएं बतानी है कि छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना है, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्ति करते हैं कहलाती है अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा। वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, ठीक, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्ति करती है तो वह कहलाती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अभिप्रेरणा है ये, हमारे अभिप्रेरणा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें देखिए उच्च बुद्धि लब्धि IQ होती है, या शैक्षिक लब्धि AQ होती है, या सामयिक लब्धि EQ होती है, या फिर आध्यात्मिक लब्धि SQ होती है। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सामयिक लब्धि होती है। EQ जो होता है हमारा IQ, ठीक है, सामयिक लब्धि। यानी कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च सामयिक लब्धि होती है, क्योंकि उनमें मेल जोल बनाने की उच्च क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का यह सिद्धांत कहलाता है द्विपार्श्व से एकापार्श्वी, या प्रोक्सीमोडी सटल, अंदर से बाहर की ओर, या सामान्य से विशिष्ट, या सिरोपदीय। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सिरोपादीय होता है। देखिए विकास जो हमारा है, जब हमारा बच्चा होता है, ठीक है, तो पेट में पलता है तो उसका तो विकास जो है सिर से लेकर पाँव की तरफ होता है। देखिए पाँव से लेकर सिर की तरफ, इसे सिरोपादीय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो इसका अर्थ है कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, या गणितीय प्रेरणा है, या आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो इसे हम आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। तो पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, तो इससे समय की बचत होती है। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए विश्वसनीयता भी है। तो वस्तुनिष्ठ आज के जो भी आप परीक्षा दे रहे हो वो सभी वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। विश्वसनीयता भी होती है, और वस्तुनिष्ठता भी, और वैधता भी होती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया हमारा कि विशेषता नहीं है, तो देखिए व्यक्तिनिष्ठता ये विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? औपचारिक क्रियात्मक अवधि, मूर्त क्रियात्मक अवधि, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या इंद्रिय गति अवधि। पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? देखिए हमारी 4 प्रकार की अवधियाँ होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी इंद्रिय गति, जो हमारी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। फिर हमारी पूर्व क्रियात्मक 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, और 5 से लेकर 8 से 9 वर्ष तक, और उसके बाद हमारी ये 9 से लेकर 12-15 वर्ष तक जो औपचारिक क्रियात्मक होती है।
तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औपचारिक क्रियात्मक अवधि होती है। ठीक है, ये पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है जब बच्चा 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के मध्य होता है, या जिसकी उम्र 10-12 से लेकर 15 वर्ष के मध्य होती है। जब किशोरावस्था, इसे पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, तो उसमें औपचारिक क्रियात्मक अवधि होती है ये हमारी। इसमें बच्चा अपने विचार लागू करने में या समस्याओं का समाधान करने में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्यास का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो अभ्यास का नियम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना संकेत सुनने से, गणितीय गणनाएं करने से। ये संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गणितीय संगणना से करने से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे कैलकुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, गणितीय गणनाएं। संगणना अशक्तता समस्या संबंधित हमारी गणितीय गणनाएं करने से। चलिए अगला प्रश्न हमारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। इस सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ये विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता बालक की विशेषता योग्यता नहीं है? विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता, नवीनता। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता यह योग्यता नहीं है? देखिए विशुद्धता जो है ये बालक की विशेषता नहीं है, विस्तारिता भी है, कहने की विस्तार करना, मौलिकता होती है और नवीनता, ये तीनों ही A, B और D होती है, योग्यता होती है बालक की, लेकिन विशुद्धता ये योग्यता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या पाठ्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान। इसमें सही आंसर हमारा ये अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य जो है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? ये बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य ही है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये अधिगम जो है हम जो सीखते हैं ये उसे हम अधिगम कहते हैं, पढ़ते लिखते हैं जो है उसे अधिगम कहते हैं। और अधिगम करता जो है हमारा बच्चा होता है या बालक होता है, छात्र होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। समलिंगों का विभेदीकरण किस समय होता है? बच्चे के जन्म के समय, शिशुअवस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, वयस्कावस्था के दौरान। तो इसमें सही आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समलिंगों का विभेदीकरण किस समय होता है? समलिंग देखिए बच्चा जब होता है शिशुअवस्था में होता है 2 से लेकर 5 वर्ष के मध्य, या 0 से लेकर 2 वर्ष के मध्य, इसे शिशुअवस्था कहते हैं। समलिंगों का विभेदीकरण जो देखिए बच्चा जब है छोटा होता है तो वो अपने हाथ व पाँव या इंद्रियों के तहत ही वो सभी वस्तुओं का अनुमान लगाता है कि ये ऐसी अवस्था है। ठीक है, इसे शेष अवस्था के दौरान होता है समलिंगों का विभेदीकरण। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? इसमें उपयुक्त प्रावधान नहीं पूछे हैं, तो बताना है कि उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है हमारा कि बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है, तो उनकी योग्यताओं का आंकलन करना चाहिए। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये भी हमारा सही है।
व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्हें चिन्हित लेबल कर देना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें नहीं पूछा गया है, जो उपयुक्त प्रावधान जो उपयुक्त नहीं है उन्हें चिन्हित लेबल कर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा उपयुक्त प्रावधान नहीं है। बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है, तो नहीं पूछा गया तो उन्हें चिन्हित लेबल कर देना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम या आदर्श उपागम। इसमें सही नहीं, क्या उचित नहीं पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलोचनात्मक उपागम जो है ये हमारा उचित नहीं है। किशोरों के साथ, यानी कि जो किशोर होते हैं हमारे, जो 12 से लेकर 18 वर्ष के मध्य है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, उन बच्चों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है कि आलोचनात्मक उपागम जो हमारा ये उचित नहीं है। देखिए, प्रजातांत्रिक उपागम सही है, संग्रहित उपागम बिल्कुल सही है, और आदर्श उपागम ये बिल्कुल सही है। बी और सी हमारे डी हो जाएंगे, तो सही है। लेकिन आलोचनात्मक उपागम ये हमारा उचित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, देवी देवताओं की बातें करें। देखिए, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वयं उन पर आचरण करेगा अध्यापक, तभी बालक भी उस पर आचरण करने में सक्षम होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक जो है ये मेरी अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। प्रत्यक्ष शिक्षण, तदात्मीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन या अति संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही हो जाएगा आंसर। अति संरक्षण जो है हमारा उपयुक्त विधि नहीं है हमारी। एक बालक के समाजीकरण हेतु, इस समाजीकरण जो हमारा होता है, जिस समाज में हम रहते हैं वो हमारा समाजीकरण के हेतु होता है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है, तो अति संरक्षण जो है हमारी उपयुक्त विधि नहीं है। जबकि प्रत्यक्ष शिक्षण होता है, तदात्मीकरण होता है, प्रजातंत्रीय अनुशासन होता है, ये तीनों ही हमारी उपयुक्त विधियां हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। एक किशोर के स्विंगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। एक किशोर के स्विंगों के विषय में, इस स्विंगों के विषय में बताना हमें कि गलत कथन कौन सा है। स्विंग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। ये हमारा ऐसा कथन गलत नहीं है, हमारा सही है, हमारा आंसर है। तो एक स्विंग स्थायी होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में से गलत कथन कौन सा है, स्विंग स्थायी होता है, ये हमारा गलत कथन है। ऐसा नहीं होता, स्विंग स्थायी नहीं होते हैं। ये स्विंग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है हमारा। प्रत्येक स्विंग से एक भावना जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। स्विंग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होती है, ये बिल्कुल सही है हमारा। स्विंग स्थायी होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत कथन है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। समेकित समेकित शिक्षा से तात्पर्य है, हमें समेकित शिक्षा से तात्पर्य जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का समन्वय कक्षों में पूरा करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समेकित शिक्षा से तात्पर्य जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का समन्वय कक्षों में पूरा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो है मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं हैं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक जो है उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है एक तंत्रीय, अनुज्ञातात्मक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रणात्मक। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है प्रजातांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तंत्रीय भी नहीं होती है, अनुज्ञानात्मक भी नहीं होती है और नियंत्रणात्मक, ये तीनों ही नहीं होती है, जबकि प्रजातांत्रिक होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिकरण विकास का एक लक्षण नहीं है? हमें जो लक्षण नहीं है बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिकरण विकास का एक लक्षण नहीं है? एक लक्षण नहीं है हमें पूछा गया है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री संबंधों में भारी कमी होना। ठीक है, अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना था। किशोरावस्था में बच्चा होता है जो एक समूह के सदस्य होता है, ठीक है, समूह बना के रखता है कक्षा में। फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना, ये तीनों ही सही है। लेकिन मैत्री संबंधों में भारी कमी होना ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना लेना या लिखना, इस विकास का कारण है वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार, सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये विकासात्मक व्यवहार का है। एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना लेना या लिखना, तो इस विकास का कारण जो है विकासात्मक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो बाल विकास से संबंधित थे। ये 2016 में पूछे गए प्रश्न थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।